नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। जानकारी के साथ साथ परीक्षा के भी नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और आगामी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस हैं। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए न्यायपालिका चुनाव आयोग CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा UPSC का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ये सभी संस्थाएं एक तरह से अगर स्वतंत्र रहेंगी तब लोकतंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। अब यहाँ पे आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं CAG पे। देखिए यहाँ पे जो हेडलाइन है CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए एक नंबर का प्रश्न तो यहीं से बनता है, CAG का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक नंबर वनडे एग्जाम को लेकर मैं वनडे एग्जाम को टारगेट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें वनडे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि CAG का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, इस पद की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर भारतीय संविधान में CAG पद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, जो भारत सरकार के पास पैसा आता है, बोले तो जो धन आता है, उसका व्यय प्राप्ति लेखा जोखा करने के लिए इस पद की जो है आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जो भारत सरकार के पास धन होता है वो भारत की सम्मानित जनता का ही तो धन होता है। टैक्स के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से भारत सरकार के पास पहुंचता है। और भारत सरकार उस पैसे को कहाँ लगाती है, किस ज़रूरत पर लगाती है, कैसा यूज करती है, इन्हीं सब की निगरानी करने के लिए CAG पद की जो है आवश्यकता पड़ी। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर CAG के बारे में क्या सोचते थे। देखिए, एक बार बाबा साहब से पूछा गया कि आप भारतीय संविधान में किस पद को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बता सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया था CAG के बारे में। और उन्होंने इसका ये भी बताया था कि ये जो है CAG जो है सार्वजनिक लोगों को, मतलब सार्वजनिक जनता के पैसों को देख रेख करती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। कई बार ये भी पॉइंट परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अब यहाँ पे देखिए, जो अगला पॉइंट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत CAG की नियुक्ति की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान में 148 से लेकर 151 तक CAG के पद, कार्यों तथा उसके अधिकारों का जो है उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति होती है, तो 148 के अंतर्गत CAG की नियुक्ति होती है। अब देखिए, भारतीय संविधान में CAG के पद की योग्यता का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। CAG की योग्यता का निर्धारण भारतीय संसद करता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संसद को ये अधिकार भारतीय संविधान ने दे रखा है कि आप CAG का जो पद है उसके लिए योग्यता निर्धारण करेंगे। तो संसद के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बोले तो IAS इस पद के लिए योग्य होता है। अब लास्ट जो पॉइंट है, CAG की नियुक्ति कौन करता है, वही आर्टिकल 148 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है CAG की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करने के लिए एक वारंट जारी करता है। अक्सर ये परीक्षा में पूछ लेता है। वारंट बोले तो अधिपत्र, एक तरह से नियुक्ति पत्र जारी करता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, CAG का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। मतलब अगर अक्सर ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो लोग अक्सर 5 वर्ष मार कर उत्तर चले जाते हैं, जो कि गलत होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले आ जाए। अगर किसी को ये जॉब जो है 60 वर्ष में मिलती है तो 6 वर्ष की वो पूरी 6 वर्ष का जो है पूरा कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाएगा। 65 वर्ष की उम्र में उसको जो है रिटायरमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई 50 वर्ष या इससे कम की उम्र में उसको जॉब मिलती है तो पूरा 6 साल इस जॉब को करेगा। अब देखिए, जो अगला पॉइंट है, CAG के कार्य क्या होते हैं। देखिए, इसके 2 कार्य हैं, हालांकि अभी और आगे बताएंगे, लेकिन CAG के कार्य क्या होते हैं। पहला तो होता है लेखांकन, दूसरा होता है लेखा परीक्षण, मतलब ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। अब देखिए, यहाँ पे ये 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन 2 अलग अलग तरह से कार्य हैं। लेखांकन और अकाउंटिंग बोले तो जो भी पैसा भारत सरकार के पास आता है उसका हिसाब किताब रखना, एक तरह से बैलेंस शीट तैयार करना, उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। एक तरह से मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 500 रुपये दिए और आपने उसे कहीं खर्च कर दिए, और आप फिर उसके बाद पिताजी को बता रहे हैं कि 100 रुपये यहाँ खर्च किए, 500 रुपये, एक तरह से हिसाब दे रहे हैं, बैलेंस शीट तैयार करके या पर्ची बना के एक लिस्ट देकर पिताजी को बता रहे हैं कि ये पैसे यहाँ यहाँ पे हमने खर्च किए हैं। तो इसको बोलते हैं लेखांकन। लेकिन लेखा परीक्षण क्या होता है। देखिए, ऑडिटिंग क्या होता है, आपने जो आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए हैं उन पैसे को आपने सही उद्देश्यों पर, सही जगह पे, सही ज़रूरत पे खर्च किया है, इसी को चेक करते हैं। इसी को ही ऑडिटिंग कहते हैं, लेखा परीक्षण कहते हैं। मतलब आप जो पैसे
मिले हैं वो सही उद्देश्यों पर खर्च हुए हैं, उन्हीं को चेक करना ही एक तरह से लेखा परीक्षण कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। यहाँ पे ऑडिटिंग स्पेलिंग गलत हो गई है, इसके लिए सॉरी। और रही बात भारत सरकार के, तो देखिए भारत सरकार एक बहुत बड़ा जो है विभाग है, इसके अंतर्गत कई मंत्रालय आते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय आते हैं, वित्त मंत्रालय आते हैं। तो इसमें तरह तरह किस मंत्रालय में कहाँ कितना पैसा किस ज़रूरत पे जो है लगा है, इसी का सब परीक्षण करता है आपका CAG। तो इसी को बोलते हैं लेखा परीक्षण। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने योग वाली बात यह है, परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1950 से लेके 1976 तक का CAG का सफ़र, कैग का सफ़र। देखिए जब से कानून ये बना तो बोले तो 1950 और 1976 तक जो भारत का CAG था, ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों भारत सरकार के लिए करता था। लेकिन 1976 के बाद ये सिर्फ भारत सरकार के लिए ऑडिटिंग करता है, यानी लेखा परीक्षण करता है, और उससे पहले लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता था। और इसमें संशोधन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ये चर्चा उठी कि एक ही व्यक्ति बैलेंस शीट भी तैयार करता है, उसको चेक भी करता है, मतलब हिसाब किताब भी तैयार करता है, उसको सही भी बताता है। तो ये न्याय संगत बात नहीं हुई, इसलिए 1976 में ये चीज़ जो है इसमें संशोधन हुआ और संशोधन किया गया कि अब 1976 के बाद जो है भारत सरकार के लिए सिर्फ ऑडिटिंग करती है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है, जब भारत सरकार के लिए कैग 1976 के बाद ऑडिटिंग करती है तो अकाउंटिंग कौन करता है? तो देखिए अकाउंटिंग जो है एक CGA पद है, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, ये पद है, ये अकाउंटिंग का काम करता है वित्त मंत्रालय का। और लेकिन लेखा परीक्षण का काम CAG करता है, और अकाउंटिंग का काम अगर पूछे तो CGA करता है, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, CGA। ठीक है, लेकिन 1976 के बाद सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के लिए लेखा परीक्षण का काम करता है। लेकिन अगर यही चीज़ आपसे पूछ लिया जाए राज्य सरकार के लिए, तो राज्य सरकार के लिए 1950 से अब तक ये दोनों काम करता है, लेखांकन लेखा परीक्षण दोनों, मतलब अकाउंटिंग और जो है ऑडिटिंग दोनों काम राज्य सरकार के लिए करता है। लेकिन 1976 से केंद्र सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है लेखा परीक्षण का काम करता है। ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल 149 के तहत हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, वो भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो से सभी लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। यहाँ पे परीक्षा लिखा है, लेखा परीक्षण करता है। ये आर्टिकल 149 के तहत केंद्र सरकार के लिए CAG करता है। यहाँ पे एक मुख्य बात ये भी ध्यान देने वाली है कि CAG अपने पद पर ना रह जाने के बाद, मतलब जब वो अपनी जॉब पूरी कर ले तो वो भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कोई पद का पात्र नहीं होता। मतलब जब एक व्यक्ति CAG का जॉब कर ले तो वो और किसी अतिरिक्त पद का पात्र नहीं होता है। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वर्ग नंबर 2, मतलब आर्टिकल 150 के तहत क्या करता है? मतलब मैंने पहले ही बोला था, संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक CAG से संबंधित है भारतीय संविधान में। तो अब 150 के तहत वो क्या करता है? देखिए 150 के तहत वो करता है कि भारत सरकार अपने खातों को किस प्रारूप में रखेगी, इसका जो काम है वो CAG करता है। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है आर्टिकल 151 के तहत क्या करता है? देखिए CAG जो भारत सरकार का खर्चों का लेखा परीक्षण करती है वो हर साल करती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब हर वित्तीय वर्ष करती है। तो वो एक रिपोर्ट तैयार करती है, एक खाका तैयार करती है, वो उस रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति को देती है। ठीक है, तो वो आर्टिकल 151 के तहत करती है। अच्छा, अब वो रिपोर्ट सही तैयार की है गलत तैयार करती है, उसकी जो जांच है लोक सेवा समिति करती है। अक्सर ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक सेवा समिति करता है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया कि लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। अब देखिए कैग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए कैग को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया जैसी है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसके लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किया जाता है और लोकसभा में अगर प्रस्ताव पारित हो, मतलब दोनों सदनों में पारित कराना है। लोकसभा में अगर पारित होता तो कम से कम 100 लोगों का अप्रूवल चाहिए, मतलब 100 सदस्यों का साइन चाहिए, 100 लोग एग्री करें कि हाँ ये योग्य नहीं है, इसको हटाना चाहिए। और अगर राज्यसभा की बात आए तो 50 लोग। तो अगर ये प्रस्ताव पे अप्रूव करते हैं तो जो है राष्ट्रपति जो है कहने पे हटा देता है। अब जो यहाँ पे देखिए कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रश्नों को लेकर आए हैं। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई? तो इसमें ऑप्शन C 148 सही हो जा रहा है।
अब जो दूसरा पॉइंट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? जी हाँ, त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है। उसका वेतन कितना होता है, जो तीसरा पॉइंट है, तो दो ऑप्शन है, एक 2.5 लाख, एक 2 लाख। तो जो है पहला 2.5 लाख उत्तर सही है। अभी ये भी जो लास्ट के 2 पॉइंट है, अभी कौन है सीएजी, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो सबसे पहले कौन थे, तो बी नरहरि राव थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अगर सीएजी पे सही तरीके से वीडियो बनाया जाए तो कम से कम 1.5-2 घंटे का बन सकता है, लेकिन मैंने वनडे एग्जाम को टारगेट करके जो है वीडियो बनाया है, और ये काफ़ी ज़्यादा आगामी परीक्षा के लिए यूजफुल भी होगा। अच्छा देखिए, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि सीएजी पद के लिए मतलब सबसे पहले शुरुआत कब से हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो देखिए ये तो पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही पड़ गई थी। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, तो उसका जो है भारत में आई, उसका व्यापार बढ़ा, उसका दायरा बढ़ा। तो जो है ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस तरह से ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च हो, कहाँ कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा तो नहीं खर्च हो रहा। इसी की देख रेख में 1753 में ब्रिटिश सरकार ने इसकी नींव एक तरह से डाली थी, और बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये पूर्ण रूप से सीएजी का एक पद हो गया, और ये भारत सरकार के लिए काम करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी।